हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पास करने का ना, आपको इंग्लिश में बेहतर बनाने का ठान लिया है मैंने। तो अब आपको इंग्लिश में बेहतर बना दूंगा मैं। तो इसी वजह से आपके लिए लेकर आ गया हूँ टाइम एंड टेंसेस की क्लास। तो आपको टाइम एंड टेंस शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये जो आपको क्लास मिलेगी आपको काफ़ी सारे पार्ट्स में मिलेगी, क्योंकि मैं प्रेजेंट के अलग बनाऊंगा, सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं पास्ट के अलग बनाऊंगा और आपके फ्यूचर के अलग बनाऊंगा। वो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं क्योंकि जैसे कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को देखने की, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को समझ में नहीं आता तो वो ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें क्या होगा, वो उन्हें वीडियो में जाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो उसे सब कुछ ना करते हुए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो को पर्टिकुलर देख पाएंगे जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं सारी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइम एंड टेंसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इंग्लिश नहीं झाड़ रहा हूँ, आपको बताता हूँ। यानी कि टेंस जो है हमारी क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए, टाइम और टेंस दो अलग अलग शब्द हैं। मतलब हमें सारे जो टेंस है उस समझने से पहले कुछ इसके बारे में तो समझना पड़ेगा ना। तो टाइम और टेंस दो अलग अलग शब्द हैं। अब दो अलग अलग शब्द हैं तो टाइम पहले बता देता हूँ। टाइम से कार्य के होने का सही टाइम पता चलता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है। मतलब हमारे एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है जो हमारा टाइम है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो टेंस होता है उससे क्या होता है, टेंस से हमारा क्रिया के रूप का पता चलता है, मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी आपने देखा होगा ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म लग रही है, आईएनजी फॉर्म लग रही है, कौन सी फॉर्म लग रही है, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसका पता लगा पाएंगे हम इसमें फॉर्म से, ठीक है। इसका जो हमारे टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ काइंड ऑफ टेंसेस, मतलब हमारे जो टेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं हम, काइंड ऑफ टेंसेस, ठीक है। तो जो काइंड ऑफ टेंसेस है हमारा, तीन तरीके के होते हैं, सबको ही पता है। भाई आपके काल कितने होते हैं, हिंदी में देख लीजिए कि काल कितने होते हैं, तीन होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो आपने इतना तो पता ही होगा। ये बस आपको शुरू में बता रहा हूँ, बाद में उसके बाद ही शुरू करूँगा, क्योंकि आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। वैसे तो सबको पता ही होती हैं, लेकिन फिर भी। तो प्रेजेंट जो होता है हमारा वो भी चार तरीके का होता है, और पास्ट जो होता है वो भी चार तरीके का होता है, और जो हमारा फ्यूचर होता है वो भी चार तरीके का होता है। तो इसे टोटल अगर मिलाएंगे तो हमारे 12 तरीके के हो जाएंगे। तो 12 तरीके के आपके टेंसेस हो जाएंगे। अब उन्हीं 12 पार्ट्स को हम 12 वीडियो में कवर करेंगे। वो अलग अलग इसलिए करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि सेपरेट वीडियो को जिसमें जिसकी प्रॉब्लम होगी वो वहीं से जाके देख सकता है। तो उसमें हम आपका शुरू करते हैं। जैसे प्रेजेंट के होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट बदल जाता है, बाकी सब सेम होता है। तो इसमें होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको इतनी बातें तो समझ में आई गई होंगी और इतनी बातें सबको पता ही होती हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने, जो पहला होता है वो प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट में आपका निकल के आता है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो होगा, हम अब बात करेंगे उसकी कि हमारे प्रेजेंट में कौन कौन से टेंस होते हैं। तो उसके बारे में आइए जान लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो हिंदी में पहले पहचान करना सीख लेते हैं, आके हिंदी में पहचान कैसे करते हैं। तो वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते है मिलता है। इसके साथ अगर आपका कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ता है, ते है नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको है मिल सकता है। तो मतलब अगर समझ लिए अगर है आ रहा है ना लास्ट में, तो आप समझ लिए वहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है। और बाकी जो कंडीशंस होती हैं वो आगे बात करेंगे। हो गया। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव ले लीजिए, फिर नेगेटिव ले लीजिए, फिर इंटेरोगेटिव ले लीजिए, और इंटेरोगेटिव में फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि वाई हुआ, वैन हुआ, है ना, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, तो ये चीज़ आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस या ईएस लग जाता है। अब एस या ईएस की क्यों लगता है वो उसके तो डिपेंड करता है, हमारा प्रोनाउन वगैरह की वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एस या ईएस लग जाता है। तो जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ किसमें एस या एस आएगा और किसमें डू, डज या डज नोट या डू नोट आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आपके काम आएगा आगे।
तो इसके बाद हमारा आता है हमारा नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य में क्या करेंगे, नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डू या डज आएगी। अब डू या डज ये कैसे आती है, तो देखिए आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू और दे, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ आएगा दे, इनके साथ आएगा हमारा डू, ठीक है। तो अब हमारा जो होता है ही सी इट, अब उसके साथ क्या आता है, तो ही सी इट के साथ हमारा आता है हमेशा डज आता है। तो ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है, प्लस इसके साथ नोट आ जाएगा। नोट आने के बाद फिर बाकी वाक्य जो हमारा बचा हुआ है बाकी वो आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है हमारा थर्ड नंबर पे हमारा आता है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना होता, इसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाती है, डू या डज आ जाता है। डू या डज के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाती है, और फिर बाकी हमारा ऑब्जेक्ट आ ही जाता है। अब एक बात इसमें यहाँ ध्यान रखनी है कि आपका जब इंटरोगेटिव जो होगा अगर उसमें हमारा नेगेटिव होता है तब क्या करना है, तो नेगेटिव जो होता है उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने डू या डज लगाया, तो डू या डज के बाद हमारा डायरेक्टली नोट नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप, मतलब डू या डज के बाद नोट नहीं आएगा। डू जैसे हम नेगेटिव में डू या डू नोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं आएगा। तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद जाके हमारी नोट आता है, उससे पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने पहले लगाया तो हमारा वाक्य इम्पेरेटिव का हो जाता है, तो इसलिए हमारे वाक्य गलत हो जाएगा। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। इतनी बातें याद रखने के बाद हमारा फिर आ जाता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हमारा इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा इसके बाद वर्ब, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी होती हैं, बस फिर बाकी हम बनाना शुरू कर देते हैं। और जो बाकी के नियम है वो बाकी के नियम आगे देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अब जैसे फिर कुछ सिंपल वाक्य होते हैं, जैसे प्रोवर्ब वगैरह भी होती हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली EJMR डायरेक्ट लगाते हैं, जिससे कि हमारा प्रेजेंट वाक्य बन जाता है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है, और बाकी अब आगे देख ही लेंगे। तो यहाँ मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था वहाँ पर, तो वो स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसे फॉलो करके ये सारे वाक्य बनाइए और आप अपनी कोशिश कीजिए खुद बनाने की। और हाँ, आपको मैं कुछ ये बता देता हूँ कि आपके ये जो कुछ रूल्स होते हैं, मतलब जिसमें ता है, ती है, ते है आते हैं ना, तो ये यहीं पर ये फॉलो कर सकते हैं आप डू या डज को। लेकिन अगर वहाँ पर है आ रहा है, जैसे ता है, ती है नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम डू या डज नहीं लगाते हैं, वहाँ पर EJMR यूज़ किया जाता है। जिसके हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर किस तरीके से बनाए जाते हैं। बस फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी आगे। अगर मैं आपको कुछ वाक्य दिखाऊंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि किस में डज लगना है और किस में EJMR। कुछ हमारे प्रैक्टिकल रूल होते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि आखिर कहाँ कहाँ पर हमारे प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होगा और कोई टेंस का यूज़ नहीं होता है। और इसी से SSC में हमारे और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वो भी जान लेते हैं। हम इसमें यूज़ करते हैं अब पहला रूल। तो देखिए, स्थायी कार्य मतलब परमानेंट एक्टिविटी, चिरंतन सत्य या सार्वभौमिक सत्य, ये जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सिद्धांत मतलब किसी के प्रिंसिपल्स, लोकोक्ति या प्रोवर्ब या मुहावरे, जो चीज़ इनका बोध कराती है, मतलब इनका बोध कराने के लिए जिस टेंस का यूज़ किया जाता है वो टेंस हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ये याद रखेंगे कि जिनमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी बोला, स्थायी कार्य, चिरंतन सत्य, लोकोक्तियाँ, तो समझ जाएंगे हम वहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके लिए एग्जाम्पल भी ज़रूरी है, अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊँ नहीं। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स ले लीजिए। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो क्या होगा, जो अर्थ है हमारी, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर घूमती है। क्या इसे आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना भाई, ये तो नियम है एक तरीके का, बिल्कुल सत्य है, इसे बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये हमारा हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य। दूसरा ले लेते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या हुआ, ये एक तरीके का प्रोवर्ब्स हुआ, यानी कि एक तरह का मुहावरा हुआ, लोकोक्ति हुआ, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोवर्ब्स होंगी वो सारी हमारी प्रेजेंट में होती हैं। जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, या फिर ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इस तरीके की जितनी भी होंगी हमारी, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी प्रोवर्ब्स के लिए। इडियम्स में भी क्या होता है, ज़्यादातर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। तीसरा ले लेते हैं,
ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब जो हमारा तेल है वो पानी के ऊपर तैरता है, तैरता ही है, नहीं रोक सकते ना। तो इसीलिए वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मुझे लगता है कि ये पहला जो रूल है सबको समझ में आ ही गया होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि इतने में आपका काम चल ही जाएगा। वो हम किसी और वीडियो में जब हम एरर डिटेक्शन की क्लास करेंगे वहाँ पर हम देख लेंगे, और वहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब हमारे पूरे ये 12 हमारे जितने भी ये जो 12 हमारे टेंस हैं, अगर जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना, उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए एक एरर डिटेक्शन की पूरी क्लास, जिसमें हम सारे के सारे टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अभी फ़िलहाल मैं प्लूरल या सिंगुलर इस तरीके की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें भी हम आपको ये सारी समझा देंगे। और उस जब भी ये वीडियो बन जाएगी तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें हम फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल हम इसमें जो यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है और टाइम कौन सा है। ठीक है, इतनी चीज़ें ही हम देखेंगे, बाकी हम प्लूरल सिंगुलर या कुछ ये इस तरीके की हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे रूल के ऊपर। मतलब पहला रूल तो हम समझ चुके हैं, तो अब दूसरा रूल हम इसमें बात करते हैं। तो दूसरा होता है हमारा, जैसे कि हैबिचुअल होती है, जैसे कोई आदत, नियमित या रेगुलर जिसे कहते हैं, बार बार होने वाली चीज़ें जैसे रिपीटेड कार्य होते हैं हमारे, इन्हें जब हम व्यक्त करते हैं ना तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब वहाँ पर भी सिंपल टेंस यूज़ किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा एग्जाम्पल तो दीजिए ना, तभी तो समझ में आएगा। तो बेफिक्र रहिए, उसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माई ग्रैंडफादर गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock, मतलब मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। भाई उनकी ये आदत है, मतलब यहाँ पर ये आदत दिखाई दे रही है कि मेरे पिताजी मेरे जो दादाजी हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो भाई आदत ही तो हुई, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, ही नेवर स्मोक्स, मतलब वो कभी भी स्मोक नहीं करता है, मतलब ठीक है, वो स्मोक नहीं करता है, कभी उसने स्मोक नहीं किया। तो ये क्या है इसका, ये भी हमारी इसकी आदत ही तो है। तो अब तीसरा लेकर आते हैं, आई लाइक टू वॉच मूवीज़। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इसका जो बताया गया, इसमें आदत तरीके से बताई गई, ही आई लाइक टू वॉच मूवीज़, यानी कि मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। ठीक है, इस तरीके की जो बातें होती हैं, या जैसे कोई रिपीटेड कार्य होंगे तो उसमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से दोबारा से आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा जो तीसरा रूल है वो आता है, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से, तो उसके लिए एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल आपको मोर परफेक्ट बनाएगा, मतलब आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा। तो देखिए, माई मदर थिंक्स आई एम ऑलवेज राइट, मतलब मेरी माता जी सोचती हैं मैं हमेशा राइट होता हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके की इनकी जो हुई, मतलब फीलिंग या इमोशंस इस तरीके के जिसमें झलक रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आइए, ये वी लव अवर मदरलैंड, यानी कि हम अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं। तो ये एक तरह की फीलिंग, इमोशन, इस तरह की मेंटल एक्टिविटी को ही तो दर्शा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे जो रूल है उसके ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कहता हूँ कि अगर आपने सारे रूल पढ़ लिए या सारे रूल समझ लिए तो आपका कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो आप उसे आराम से क्रैक कर सकते हैं कि टाइम एंड टेंसेस का कोई भी वाक्य आपका बचेगा नहीं। आप हमेशा करके ही आओगे, हम 100% करके आओगे। आपको इसकी पहचान भी हो जाएगी, स्पोकन इंग्लिश में भी आपकी मदद मिल जाएगी, तो आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि इसमें मैंने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि कोई पॉइंट छूटा हुआ हो। ठीक है, अब आ जाइए, अधिकार, पोसेशन को दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे समझ में है, अधिकार दिखाने के लिए मतलब क्या हुआ इसका। जैसे एग्जांपल देता हूँ, दैट हाउस बिलोंग टू माई फ्रेंड्स, मतलब वो जो घर है वो मेरे जो उसे बिलोंग करता है वो मेरा दोस्त करता है। या फिर ही हैज़ ए फाउंटेन पेन, यानी कि उसके पास एक फाउंटेन पेन है। आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, मतलब मेरा एक भाई है और एक बहन है। तो यहाँ पर भी जो यूज़ हो रहा है मतलब अधिकार दिखा रहा है, मतलब एक तरीके का अधिकार दिखा रहा है, यानी कि मेरे पास एक पेन है या उसके पास एक पेन है तो उस पर अधिकार हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वो सिंपल प्रेजेंट का
यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हैव और हैज़ दिया हुआ है इन वाक्यों में, आप ये मत समझना कि ये हैव और हैज़ हमारे परफेक्ट टेंस हो गया। अरे ये हैज़ जो हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ ही हैज़ ए फाउंटेन पेन, यानी कि वह एक फाउंटेन पेन रखता है, ता है आ गया इस वाक्य में। तो ये मत समझना इसमें। तो इसी तरह से इसे हम ये करना है, यह रखता है या वह रखता हूँ या मैं रखता हूँ, इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करके अपना जो ट्रांसलेट करना होता है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, इसका हैव का मतलब होता है रखने का। ठीक है, अब आपको एक जो लास्ट रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंडीशनल वाक्य आ जाता है। इसकी पूरी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो वो कंडीशनल वाक्य के नाम से मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा उसकी, तब पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इतना आपको समझा दूंगा कि आपका काम बन जाएगा। जैसे कंडीशनल वाक्य होते हैं उसमें हमारा प्रेजेंट यूज़ किया जाता है, आधा जो टेंस होता है वो प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। तो कुछ पार्ट तो उसका हमारा फ्यूचर में आएगा और कुछ पार्ट जो आएगा वो हमारा प्रेजेंट में आएगा। तो कौन सा प्रेजेंट में आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही विल गो होम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर देखा ही विल गो होम यानी कि वह घर जाएगा, ठीक है, आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क। तो देखिए जो हमारा शर्त वाला वाक्य होता है, ठीक है, जो शर्त वाला वाक्य जो होता है हमारा, वो हमारा हमेशा प्रेजेंट में आता है। जैसे कि यहाँ पर शर्त ये है कि ही फिनिशेस हिज वर्क, ही विल गो होम, यानी कि वह घर जाएगा लेकिन अपना जो काम है उसे ख़त्म करने के बाद, ठीक है, आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क, यानी कि जब वह काम ख़त्म करेगा। यहाँ पर शर्त हुई ना, तो शर्त क्या है कि काम ख़त्म नहीं होगा जब तक तो जाएगा नहीं, तो इसलिए जब वो काम ख़त्म करेगा तभी घर जाएगा। तो यहाँ पर जो शर्त वाला वाक्य है ना, वहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस में। जैसे एक और वाक्य मैं ले लेता हूँ आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए, यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू ट्राई हार्ड, मतलब कि तुम सक्सेस हो जाओगे। तो ये तो हमारा हो गया हमारा फ्यूचर में, लेकिन शर्त क्या है भाई, यहाँ पर शर्त ये है इफ़ यू ट्राई हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो शर्त हमारी मेहनत करने की है ना, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो बाकी वाला जो वाक्य है वो हमारा यूज़ किया जा रहा है फ्यूचर में। तो ये हमें याद रखना है, जो शर्त वाला वाक्य होगा कंडीशनल वाक्यों में वो हमेशा इसमें प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा, जो प्रेजेंट वाला होगा, ठीक है। और जो कंडीशनल वाक्य हमारे पास्ट में भी आते हैं, लेकिन फिलहाल हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेजेंट के बारे में ही आपको समझा रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जिससे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को आराम से समझ पाओगे। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बचा, कोई भी ऐसा रूल नहीं बचा जिसमें कि प्रेजेंट टेंस आता होगा और आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप आराम से प्रेजेंट टेंस को कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और वो भी पूरी इसी तरह से पढ़ेंगे, सारे रूल्स वाइज पढ़ेंगे, कोई भी रूल्स नहीं छोड़ेंगे इसमें, और आराम से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी पूरा करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस में। और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो जाके वीडियोस देख लीजिए आप तुरंत जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आप ही का चैनल है।